नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी मेरे भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को एकदम शानदार, ज़बरदस्त, खूबसूरत वाले अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरी ताकत के साथ एक प्रयास आप सभी ने किया होगा और इस प्रयास को पूरा सफल बनाने में आप जी तोड़ मेहनत अवश्य ही कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए इस कंपटीशन भरे दौर में निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता तो होती ही है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और मैं लिख देता हूं एक सवाल पिछली क्लास से और फिर हम लोग आज के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने लेंस और दर्पण के बारे में पढ़ा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस लेंस का नाम बताइए, उस लेंस का नाम बताइए जो हमेशा ही, जो उस लेंस का नाम बताइए जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताओ, हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है। एक लेंस का नाम बताइए जो ऑलवेज डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। ऑलवेज डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, जो हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक ऐसे लेंस का नाम आप बताइए। मोहम्मद शबीर अहमद हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, और रेखा हैं, सत्यम श्री, विशाल भाई हैं, डिम्पल, मनीष, सुमन हैं, मुस्कान हैं और लुभाराम भैया हैं। थोड़ी कमेंट बड़े कर दो। अनुपम भाई भी हमारे साथ हैं, मीनू यादव हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। ऊपर करना, एक बार एक कमेंट ऊपर करना। चलो भाई, आपका पढ़ाया गया फिजिक्स बिहार पुलिस में वह पूछा गया। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। राम जी कुमार, बड़ी बात ये नहीं है कि वो पूछा गया, क्योंकि हमारी तो एक जिम्मेदारी है, वो पूछा ही जाना चाहिए। इसमें कोई अलग से स्पेशल बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपको वो याद रहा और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो पढ़ाया गया वही पूछा गया। मैं तो मानता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, पूछा जाना ही चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। खुशी है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही सभी मेरे भाई मेहनत करते रहो। ऐसे जो कमेंट्स होते हैं, हालांकि इनसे एक ऊर्जा तो मिलती है सुनकर कि हाँ, आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और लेंसों में आपने नाम लिख दिया है कि जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा वो कॉनकेव लेंस है। और देखो, अभी मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये मानो कि 99% मेरे भाई बहन सही कर रहे हैं। तो ये शायद आज की अंतिम क्लास है, और इस क्लास में थोड़ी मुझे खुशी है इस बात की कि हाँ, आप सभी को ये चीज़ें यहाँ टिप्स पे याद है। पता है, ये इतना आसान सवाल नहीं है। ये सच में ऐसा सवाल है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप इसको कभी भी याद नहीं करके जाएंगे। मतलब ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। आप सीधा सीधा पढ़ना शुरू करोगे, कभी याद नहीं रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर बिल्ड हो रहा है। और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है आपका अवतल लेंस। बहुत बढ़िया भाई। अवतल लेंस यानी कि कौन केव लेंस ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, तो देखो, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हमें प्रकाशिक घटनाएं पढ़नी है। और कितनी प्रकाशिक घटनाएं पढ़नी है हमें? 6 प्रकाशिक घटनाएं पढ़नी थी, जिसमें से हमने 2 पढ़ ली। पहली पढ़ी हमने अपवर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, जो कि दर्पणों से संबंधित थी। और दूसरी पढ़ी हमने अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, जो कि लेंसों से संबंधित थी। देखिए, बाकी चारों घटनाएं भी इतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी ये हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर से एक सवाल पूछा जाएगा, तो अगर 50% चांस इस दोनों घटनाओं से पूछे जाने के हैं, तो बाकी 50% चांस आज की चारों घटनाओं से पूछे जाने के हैं। लेकिन फर्क ये है कि देखो, लेंस और दर्पण थोड़े बड़े हैं, उसमें याद रखने को काफ़ी कुछ है। लेकिन ये जो चारों घटनाएं हैं, जितनी मेहनत हमें इन 2 घटनाओं में लगी ना, उसकी आधी भी नहीं लगेगी इन चारों घटनाओं में। और याद रखने का कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आओ जरा एक बार शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली घटना है आपकी वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन, है ना। मैं आपको दिखाता हूं कि डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मैं अपने जादू के पिटारे में से निकालता हूं कुछ सामान। देखो, ऐसी ज्योमेट्री कभी आपने जरूर डायग्राम्स में देखी होगी, जैसे ये रखी हुई है और ये मेरे हाथ में है। इसको बोलते हैं हम प्रिज्म। अब प्रिज्म एक विशेष आकार का त्रिभुज है। ये त्रिभुज ही क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
त्रिभुज होने से क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लो। तो ये कांच का एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज पे क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पड़ता है, देखो सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश, यानी कि व्हाइट लाइट, हम बोलते हैं इसको व्हाइट लाइट। तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों में बट जाता है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। चलो ठीक है भैया जी, ये तो बात समझ में आ गई। पहला मुद्दा उठता है कि ये 7 रंगों में बटती ही क्यों है। आओ जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बात सीखो कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, श्वेत का मतलब कौन सा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश जिसके पास 7 रंग हों। आप 7 रंग मिलाएंगे ना, मैं बताऊंगा आपको कौन से रंग हैं, वो आप जानते भी हैं। आप उनको लो मिलाओ सफेद बन जाएगा। इसका मतलब दरअसल सफेद कोई अपना रंग नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, 7 रंगों के मिश्रण से सफेद बन जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं इससे सीखने वाली, जिसमें सारे गुण होंगे ना वो व्यक्ति आपको हमेशा शांत दिखेगा। तो सारे रंग मिलाकर सफेद रंग बन जाते हैं, तो डेफिनेटली जब सफेद रंग बटेगा तो सारे ही मिलेंगे। तो मान के चलो कि यहाँ से आई व्हाइट लाइट, ये आई व्हाइट लाइट और ये इस त्रिभुज पे पड़ी। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही ये इससे टकराएगी तो तो इसके अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे एक पार्ट ये हो जाएगा। अब देखो सारे कलर्स तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं बस बाकी सारे कलर्स ऐसे ही बना देता हूँ। 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो देखिए एक बात आपको समझ आ रही होगी कि त्रिभुजाकार होने के कारण जितनी दूरी इसको चलनी पड़ रही है, नीचे वाले को उससे ज्यादा दूरी चलनी पड़ रही है। अगर ये त्रिभुजाकार ना होता, मान लो आयताकार होता, तो आयत में तो सारी दूरियां बराबर होती। इसके त्रिभुजाकार होने के कारण ही हर एक प्रकाश को अलग अलग दूरी चलनी पड़ती है। और याद रखना, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, आपकी उत्सुकता के लिए बता रहा हूँ कि अलग अलग दूरी चलने के कारण ही अलग अलग रंग बनते हैं। इसने कम दूरी चली इसलिए ये लाल कलर बना, सबसे नीचे वाले ने सबसे ज्यादा दूरी तय करी इसलिए ये वॉयलेट कलर बना, यानी कि बैंगनी कलर बना। तो आप अवश्य जानते होंगे कि ये 7 रंग क्या होते हैं। नहीं जानते तो ट्रिक याद रखेंगे, वी आई, दूसरा कलर ले लेते हैं, वी आई, वी आई, बी, जी, वाई ओ आर। इंग्लिश वाले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे याद रखते हैं। वहीं मेरे हिंदी वाले भाई बहन कैसे याद रखेंगे, वो याद रखते हैं बैंगनी, उसके बाद इंडिगो हो गया जामुनी, उसके बाद हो गया नीला, उसके बाद हो गया हरा, उसके बाद हो गया पीला, उसके बाद हो गया आपका संतरी, ऑरेंज या नारंगी भी बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं हम रेड फॉर लाल। ठीक। अब देखो इनकी ट्रिक क्या है, इंग्लिश में जो ट्रिक है वो है विबग्योर, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, विबग्योर, ये इसकी ट्रिक है। और हिंदी वालों की ट्रिक है बैजनी, ऐसे याद रखते हो ना आप, बैजनी और बैंजनी, हपी, ऐसे करके याद रख लेते हैं ऐसे, या बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी याद रख लेते हैं। तो इस शब्द को याद रख लेते हैं बैंजनी हपी सल, किसी ने कुछ याद रखा होता है, किसी ने कुछ भी याद रखा होता है। जैसे एक भैया बता रहे मीनू यादव है, बैंजनी हपी नाला, जो भी याद रखते हो बस ट्रिक है ये। एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि भाई सबसे ऊपर लाल कलर है और सबसे नीचे बैंगनी कलर है। अब यहां से सवाल बनाने में शुरू करता हूं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये सारे रंगों का देखो विक्षेपण हुआ है। विक्षेपण का मतलब हर एक रंग ने अलग रास्ता चुना है। देखो इसने ये रास्ता चुना, इसने ये चुना, इसने ये चुना। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अपने रास्ते से कौन हटा, सबसे ज्यादा अपने रास्ते से कौन हटा। तो आप कहोगे देखो ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, ये तो फिर भी कम हटा है, ये सबसे ज्यादा हटा है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बताइए विक्षेपण, विक्षेपण किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो डेविएशन है वो किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। आप कहोगे भैया जी लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी कि लीस्ट होता है, और बैंगनी रंग का विक्षेपण
सबसे अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। बोलो भैया बात समझ आई? अब पता है, तुमने एक शब्द को समझा होगा यहाँ कि भैया हम तो सिर्फ ये याद रखते हैं कि लाल के लिए कुछ ज्यादा है, हम हेडिंग के साथ तो रटते ही नहीं है। हम ये नहीं पूछते कि भाई पूछा क्या है जो लाल के लिए ज्यादा है। हम तो बस इतना जानते हैं, प्रिज्म में कुछ भी पूछा जाए, ज्यादा पूछा जाए तो वो लाल के लिए है। लेकिन वहां हम गलती कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो याद रखेंगे विक्षेपण, विक्षेपण जो है वो सबसे कम होता है लाल का, सबसे ज्यादा इसका होता है, यानी ऊपर से नीचे ये बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विक्षेपण के अलावा जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, ये किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो देखो भाई, तरंग दैर्घ्य को ऐसे समझो, मुझे आप एक बात बताओ, अगर कोहरा पड़ रहा है, कोहरे का दिन है, भयंकर कोहरा है, मैंने 50 मीटर दूर 7 तरह के रंग की लाइट जला दी, यही 7 रंग, तो बताओ कौन सा रंग आपकी आंखों तक आएगा? आप कहोगे भैया जी लाल आएगा। बाकी सारे रंग तो कोहरे से टकराएंगे, फैल जाएंगे, कोहरे से टकराएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, लाल टक से आपकी आंखों तक आएगा। तो लाल रंग ने ज्यादा लंबाई तय की, ज्यादा लेंथ तय की, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसे याद रखो। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है जी। और नीचे ये घटती जाएगी, और बैंगनी कलर की ये सबसे कम होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हर चीज लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा है। विक्षेपण लाल का सबसे कम है, लेकिन तरंग दैर्घ्य लाल की सबसे ज्यादा है। जरा बताएंगे भैया जी कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, आदत पड़ गई आपकी क्लास देखने की, मिस यू। मत पूछो भाई कि आज की क्लास के बाद मैं भी आप सभी को बहुत मिस करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक हैबिट बन जाती है। अब तो जैसे ऑफिस में 6 बजे नहीं, मुझे लगभग आने में 1.5 घंटा लग ही जाता है, तो ऑफिस में 6 बजते ही मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार चलो निकल लेते हैं, अब बाकी काम कल करेंगे। अपने सीनियर्स को बोल के, जूनियर्स को बोल के कि चलो ठीक है वाइंड अप करते हैं, कल निकलेंगे, कल करेंगे काम। ऐसी हैबिट हो गई थी, तो कल से तो फिर कुछ कुछ बस वो एक यादें सी रह जाएंगी, एक हैबिट हो जाती है ना हर चीज़ की। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लीजिए, और आपसे सवाल पूछा जाएगा विक्षेपण किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है, किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है। चलो भाई मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, आज लाइव में पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब इसको नोट कर लो आप। तो देखो, ये जो 7 रंगों का बटना है ना, अब प्रिज्म के द्वारा, अब मुझे लगता है डेफिनेशन सबको समझ आ जाएगी। ये है आपका प्रिज्म, और मैं कहता हूं कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का, ये है आपका श्वेत प्रकाश, यानी कि वाइट लाइट, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आप कहेंगे जी वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बट जाएगा। ठीक है भाई, नेवी एमआर का बाबू इससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना, सुबह प्रैक्टिस सेट चलते हैं नेवी एमआर के लिए, सुबह 7 बजे आप उनको अटेंड कर लो, फिजिक्स के स्पेशली प्रैक्टिस सेट है, तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखो और क्या सवाल बनते हैं, इनको नोट करना, ये मैंने आपको बताई थी। सवाल आएगा कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे भैया जी क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब बारिश हो और बारिश के बाद अच्छी सी धूप निकल जाए तो इंद्रधनुष बन जाता है, रेनबो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्यों? क्योंकि देखो बारिश का होना कैसे होता है, आप तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं। हवा में जब नमी जो है वो इकट्ठी होती रहती है और वो इतनी भारी हो जाती है कि वो रुक रुक नहीं पाती, नीचे गिर जाती है, उसी को हम बारिश कहते हैं। तो सारी की सारी नमी नीचे नहीं गिर जाती है, कुछ हल्की नमी ऊपर ही रह जाती है। तो बारिश के बाद हमेशा मौसम ठंडा होता है, क्योंकि हवा में होता है मॉइस्चर, यानी नमी, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें जो भारी ना होने के कारण नीचे नहीं गिर पाई। तो जब सफ़ेद प्रकाश यानी कि धूप निकलती है, वाइट लाइट उनसे टकराती है, तो वो प्रिज्म की तरह काम करती है, और उससे टकराने के बाद वो 7 रंगों में बट जाती है। तो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? आप कहेंगे भैया जी वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ठीक है,
इसको और बेहतर बनाना चाहते तो ऐसे लिख लो, इंद्रधनुष यानी रेनबो का बनना वर्ण विक्षेपण पर, वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। यानी कि रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू डिस्पर्सन। तो भैया नोट हो जाए तो एक बार सभी साथी अब बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक बार सभी साथी बताएंगे, जब नोट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ग्रुप डी वाली बैच में अपनी क्लास रखना। देखो आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं, शायद जिनके जवाब आज मेरे पास शब्दों में नहीं है। मैं बाद में बात करना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो भावुकताएं हैं, फिर उनके आने के बाद थोड़ा पढ़ने का मन नहीं रहेगा, तो उसके बारे में हम बाद में ज़रूर बात करेंगे। इसलिए मैंने आज की ये क्लास बचाई थी, ताकि हमारे पास 5-10 मिनट हों। कि मेरी कोशिश रही है, देखो पूरी क्लासेस के दौरान, की पढ़ाई के अलावा हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर सकें जो हमारी पढ़ाई के दौरान आवश्यक हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हों या संबंधित हों वो हमारी सामाजिक दुनिया से, नौकरी के बाद की दुनिया से, या इंसानियत से संबंधित हों। तो निश्चित ही हम 5-10 मिनट ज़रूर बात करेंगे। पहले सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं ना, क्योंकि मेन टारगेट ये है हमारा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वर्ण विक्षेपण। अब सुनो, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक क्या याद किया। आपने याद किया कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। नहीं, ऐसे याद मत करना, मैं बताऊंगा कैसे याद करूं। कि वर्ण विक्षेपण है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, लेकिन जब वो प्रिज्म से टकराए या पानी की बूंदों से 7 रंगों में बटे। सिर्फ आपके दिमाग में एक बात यह आई होगी कि क्या भैया श्वेत प्रकाश किसी और वजह से भी 7 रंगों में बट सकता है? मैं कहूंगा 100% बट सकता है। देखो बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके कारण श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। उनमें से एक दो तरीके ये हैं, पानी की बूंदें और प्रिज्म। तो पानी की बूंदें और प्रिज्म से टकरा कर अगर 7 रंगों में बटा, तो उसको हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे, उसको डिस्पर्सन कहेंगे। अच्छा भैया, और किस तरह से बट सकता है? तो मुझे आप ये बताओ कि क्या अपने अपने घरों में, देखो ये तो जंगल का व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां पेड़ों के बीच से होकर रोशनी आ रही है, आप देख रहे होंगे, ऐसी ही रोशनी आपके घर में भी आती है। और ये रोशनी आती है जंगले से, घर के जंगले से। क्या सभी ने देखी है वो घर के रोशनदान से इस तरह की रोशनी आना? और उस रोशनी में बहुत छोटे छोटे करोड़ों धूल के कण, क्या आप सभी ने देखे हैं? जी हाँ, मैंने भी देखे हैं। तो एक बात बताओ कि जितने हिस्से में रोशनी आ रही है, उतने हिस्से में वो हमें असंख्य छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स नजर आते हैं। क्या वो धूल के कण आसपास नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस वातावरण में, देखो मैं उस धूल की बात नहीं कर रहा हूँ जो मिट्टी है, जो सड़कों पे रहती है, नहीं। इस वातावरण में छोटे छोटे बारीक बारीक धूल के कण, जैसे आप जंगले से आती हुई रोशनी में देखते हो, हमेशा मौजूद हैं। यहाँ भी मौजूद हैं, मेरे हाथ से वो हिल भी रहे हैं, लेकिन वो दिखते कब हैं? जब उन पर सूर्य का प्रकाश बहुत हैवी इंटेंसिटी में पड़ता है। तो सुनिए कि जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है और उन पार्टिकल से टकराता है, ये पार्टिकल है, ये कण है, वो धूल का कण है, मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूँ, हल्का होता है, और ये सूर्य का प्रकाश है, आया, टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा? ये बिखरेगा, और बिखरते ही कितने रंगों में बटेगा? 7 रंगों में बटेगा फिर से। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर भी 7 रंगों में बटता है, 7 कलर्स में डिवाइड होता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं, यानी स्कैटरिंग बोलते हैं। यानी कि फिर से सुनिए, देखो सफेद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर पानी की बूंद और प्रिज्म से टकरा के 7 रंगों में बटा, तो विकिरण यानी डिस्पर्सन। बट अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकरा के 7 रंगों में बटा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विकिरण कहलाएगा। तो भैया जी इसे नोट करो, और उसके बाद फिर मैं इसमें आगे लेके चलूं कि इससे क्या होता है। रेनबो को इंद्रधनुष क्यों कहा जाता है? अच्छा, तो सुभाष बाबू आप ऐसे सोच रहे होंगे कि रेनबो को बोलना चाहिए रेन माने बारिश और बो माने धनुष, बारिश का धनुष। देखो ये गलती हम पता है क्यों करते हैं?
क्योंकि हम सोचते हैं कि भाषा को ना कन्वर्ट कर लें। नोट कर लो, नोट हो जाए तो मुझे बताना। ऐसे तो बहुत सारे आप देखेंगे इंग्लिश से हिंदी बनाने में बहुत सारी गड़बड़ होती है। जैसे एक बात बताओ मुझे कि आप CUT क्या बोलते हो? कट। ठीक, CUT कट बोलते हो। तो PUT क्या बोलना चाहिए आपको? पट बोलना चाहिए, बट आप पुट बोलते हो। ये कुछ कुछ एरर्स आपको नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल ना भाषा का कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। भाषा को एक दूसरी तरीके से बदल पाना संभव ही नहीं है। ये तो हमारा जुगाड़ है कि हम हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं, इंग्लिश को हिंदी में। दरअसल वो संभव ही नहीं है। तो कभी ऐसे मत सोचना कि हिंदी में तो ये है फिर इसको इंग्लिश में ऐसे क्यों बोलते हैं। भाषा तो देखो भावनाओं का आदान प्रदान है। जो हिंदी भाषी देश हैं उन्होंने हिंदी में भावनाओं का आदान प्रदान करना शुरू किया। जो इंग्लिश भाषी हैं उन्होंने इंग्लिश में करना शुरू किया। अब जब आपस में इन्होंने बातें करनी शुरू की तो एक ज़रूरत पड़ी, तो हम काम चलाते हैं। वो 100% पॉसिबल है ही नहीं। चलो, देव कुमार, तरंग की जो लंबाई होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है जी, मुझे ये समझ में आ गया। अब देखो इससे संबंधित घटनाएं क्या हैं। जैसे वर्ण विक्षेपण से संबंधित घटना थी इंद्रधनुष का बनना। तो इससे संबंधित घटनाएं क्या हैं? देखो हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। भाई प्रकृति का ही तो अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ पे। और आओ प्रकृति में जानते हैं, इंद्रधनुष का बनना पढ़ लिया। अब देखो दो घटनाएं होती हैं प्रकृति में। एक है आपकी, आपसे पूछा जाएगा कि आसमान नीला क्यों नजर आता है? क्या सच में आसमान का रंग नीला है? नहीं। क्यों भैया, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तुम चंद्रमा से देखो आसमान को, तुम्हें काला नजर आएगा। आपने पढ़ा भी होगा, अंतरिक्ष से देखने पर आसमान काला नजर आता है। आसमान के पास अपना कोई कलर नहीं है, तो भैया जी ये ब्लू क्यों दिखाई देता है? देखो, ब्लू दिखने का मैं आपको कारण बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। मुझे आप बताओ कि आपके पास में, आपकी आंखों के सामने ये 7 रंग के बल्ब जला के रख दूं, कौन कौन से? विबग्योर। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। विबग्योर, ये 7 रंगों के बल्ब जला के मैं रख दूं, तो मुझे बताओ कि कौन सा रंग आपको सबसे पहले दिखेगा? बोलो कौन सा रंग आपको सबसे पहले दिखेगा? भाई सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार आ रहा है। मैं अवश्य ही आपसे बात करूंगा, पहले हम एक बार टॉपिक फिनिश कर लें, है ना। बताइए कि कौन सा रंग आपको सबसे पहले दिखेगा? आप कहोगे भैया अगर सातों रंग के बल्ब है ना, सारे जले हुए हैं, तो मुझे लाल सबसे पहले दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो संवेदनशीलता है ना, वो उस रंग के लिए ज़्यादा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। ये हमारी आंखों की सेंसिटिविटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे रेटिना पे जो रंग को देखने वाली नर्व्स लगी हुई हैं, जो तंत्रिका लगी हुई हैं, वो सबसे पहले लाल रंग को देखेंगे। ये तो प्रकृति ने बनाया है, इसमें मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। अब मान के चलो कि मैंने वहां से लाल रंग हटा दिया, तो फिर किसको देखेंगे? आप कहोगे भैया ऑरेंज को देखेंगी। फिर मान लो इतने कलर के बल्ब हैं तो इनमें येलो को देखेंगी सबसे पहले। मान लो इतने कलर के बल्ब हैं तो इनमें ग्रीन को देखेंगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं इनको हटाए दे रहा हूं? देखो, यहां से ऊपर के जो रंग हैं, क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आया और उसने हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री ली, हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, तो जैसे ही वो टकराया धूल के कणों से, वो 7 रंगों में बटा। मुझे बताओ सबसे कम कौन सा रंग फैला? यानी कि बटेगा 7 रंगों में, लेकिन इनमें भी सबसे पहले जो फैल जाएगा वो होगा वॉयलेट बैंगनी। वो हल्का रंग है, कमजोर रंग है। और रेड कलर सबसे स्ट्रॉन्ग रंग है। तो देखो मैं 2 ग्रुप बनाता हूं। इस ग्रुप के जो मेंबर हैं ये मजबूत हैं सारे के सारे, ये कम फैलते हैं। जबकि देखो ये तीनों हल्के हैं, ये ज्यादा फैलते हैं, इनका फैलाव होता है ज्यादा। अब ये तो कम फैले, फैलने का मतलब ये कम फैलने का मतलब है कि बिखरना। ये आसमान में कम बिखरे और भैया ये ज्यादा बिखर गए। अब देखो इनको तो हटा ही दो, अगर कम बिखरे तो ये, मैं कहता हूं ज्यादा कौन बिखरा? सबसे ज्यादा कौन बिखरा? आप कहोगे बैंगनी बिखरा। लेकिन 3 कलर बिखर रहे हैं पूरे आसमान में, बैंगनी, जामुनी, नीला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। लेकिन हमारी आंखों की संवेदनशीलता किसके लिए सबसे ज्यादा है? बैंगनी के लिए नहीं है। हमारी आंखों की संवेदनशीलता है ब्लू कलर के लिए। इन तीनों में ब्लू कलर के लिए सबसे ज्यादा है। तो फैलेगा सबसे ज्यादा यही, लेकिन हमें दिखेगा कौन सा? ब्लू सबसे ज्यादा दिखेगा। लोग पता है अपने कॉन्सेप्ट बदल लेते हैं पढ़ाने वाले, और किताबों में मैंने देखा है लोग कहते हैं बताओ ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैले है इसलिए आसमान नीला दिखता। अरे नहीं भैया, कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ना बाबू। देखो फैलता तो सबसे ज्यादा यही है, लेकिन हमारी आंखों की संवेदनशीलता नीले के लिए सबसे ज्यादा होती है। क्या भैया हमसे ये सवाल पूछा जाएगा? इतनी बड़ी बात नहीं। आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा? सवाल सुनो,
आसमान का नीला दिखना किस घटना का उदाहरण है? और आपको कुछ नहीं समझ में आया ना, ये कहानी तो छोड़ दो, इतना तो समझ में आएगा कि आसमान का नीला दिखना किस घटना का उदाहरण है। भैया ये तो याद रख सकते हो कि प्रकीर्णन का उदाहरण है। मैं वादा करता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। और सुनो, एक बात और पूछी जाएगी क्या साथ साथ के साथ, कि सूरज का लाल दिखना किस घटना का उदाहरण है? तो तुम कहना सबसे कम रंग कौन सा फैला? लाल। वो सबसे कम फैला इसीलिए तो मेरी आंखों तक आ गया। तो सूर्य उगते और छिपते समय आपको लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि लाल रंग ही सबसे कम फैला और वही मेरी आंखों तक आराम से आ गया। उगते छिपते समय सूरज का लाल दिखना, आसमान का नीला दिखना विकिरण के उदाहरण हैं। क्या भैया जी इतना आपको याद रह जाएगा? अगर हाँ तो नोट कर लो और एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे चलेंगे। बैंगनी कभी नहीं दिखेगा आपको। केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओ भाई। मेरा सच में बड़ा मन है आप लोगों के बीच बने रहने का, लेकिन समस्या अपनी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा होता है कि एक क्लास ख़त्म नहीं होती है, दूसरी पेंडिंग में हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी टीचर्स उनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं उन बैचेज़ में, और वो लोग 5-5 6-6 क्लास ले रहे हैं, मैं 4 ही ले पाता हूँ। तो उनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, बट मेरी क्लास ऑलरेडी रहने के कारण मैं शुरू ही नहीं कर पाता हूँ। तो आपकी क्लास ख़त्म होती दूसरे बैच में लग जाएगी, इस वजह से नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो जी, बिल्कुल समझ में आ गया, नोट भी हो गया। अब कितनी घटनाएं हो गई? देखो, तीसरी घटना ये हो गई वर्ण विक्षेपण, चौथी घटना हो गई प्रकीर्णन। पता है आपके स्तर पे ये चैलेंज ही नहीं है कि समझना, आप देख रहे हो ना, मजे मजे की घटनाएं आराम से समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा चैलेंज है इनको याद रखना। अभी तो सब कुछ बढ़िया से याद है, 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। हो सकता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसको ना भूलो। मेरी कोशिश भी ऐसी रही है डायग्राम वगैरह के माध्यम से, फिर भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि सूर्य की एक आधा घटना और भी आएगी, तो हल्का हल्का याद रखना है। अब सुनो, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझना आप। एक बात समझने की है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी ग्रह पे, हमारी माता है पृथ्वी। अब किसी दिन मान के चलो आपकी उनसे लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने पे तो जग सूना सूना लगने लगता है ना, और आप अपने घर की छत पे ऐसे लेटे हुए हो, कान में ईयरफोन लगाए अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, और आप निहार रहे हो आसमान में एक तारे को। अब देखिए, अगर सब कुछ सही रहता तो आपकी आंखों से रोशनी निकलती और ये तारा आपको यहां नजर आ जाता। अगर सब कुछ सही रहता, मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों भैया, क्या हो जाएगा? क्या ये हमें वहां नजर नहीं आएगा? सुनो मेरी बात समझो, कि देखो यहां कहीं बीच में सूर्य होगा। अब सूर्य, हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है? 12 किलोमीटर तक। मान लो कि यहाँ तक है हमारा वायुमंडल, ठीक है, यहाँ तक हमारा वायुमंडल है, और वायुमंडल में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो सूर्य के नजदीक की हवा है, और जो सूर्य से 12 मतलब इतना दूर, जो 12 किलोमीटर ज्यादा दूर है, देखो ये सूर्य के नजदीक मानी जाएगी, यहाँ की हवा जो है वो सूर्य से दूर मानी जाएगी। तो यहाँ की और यहाँ की हवा के ठंडेपन और गर्मपन में अंतर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की हवा होगी ठंड, सॉरी गर्म, ये हवा होगी गर्म, और यहाँ की जो हवा है वो इसकी तुलना में होगी ठंडी। बोलो, मैं कह सकता हूँ। और ऊपर की तरफ ये गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ की जो हवा है ये गर्म है, यानी कि हॉट है, इसकी तुलना में, और ये है ठंडी। अब एक बात बताओ कि गर्म हवा हल्की होती है कि भारी? आप कहोगे भैया गर्म हवा होती है हल्की। देखो ऐसे मत समझना, मैं इसको डेफिनेशन में क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी आपसे, जो पूछा जाएगा वो मैंने लिख दिया है, ये तो बस समझने के लिए है। देखो, गर्म हवा होती है हल्की, यानी रेरर विरल बोलेंगे, और ये होती है भारी। भारी को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में? सघन माध्यम, यानी कि डेंसर। आपको अगर अपवर्तन याद हो, वही चेक करना भाई एक बार। अगर आपको रिफ्रैक्शन याद हो, तो बताइए कि रिफ्रैक्शन क्या ये नहीं था कि अगर प्रकाश की किरण को
माध्यम बदला हुआ मिलेगा, प्रकाश की किरण को माध्यम बदला हुआ मिलेगा, तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगी। यानी कि हम कहेंगे कि आप तो ये सोच रहे हो कि मेरी आंख से सीधी रोशनी जाएगी, लेकिन यहां इसको मिलेगा बदला हुआ माध्यम, यानी हल्का माध्यम, तो हल्के माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी, और हल्का मिलेगा तो और हटेगी। यानी कि देखो, आपको जो स्टार, जो तारा यहां दिखना चाहिए था वो दिखेगा यहां। यानी कि आपको पता है तारे कैसे नजर आएंगे, तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, आपको ब्लिंक करते हुए नजर आएंगे। तो सवाल आएगा कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, तो आप कहेंगे कि ये है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन है, बिल्कुल है, अपवर्तन है। लेकिन किसका अपवर्तन है? आप कहोगे भैया जी ये है एटमॉस्फेयर की वजह से, ये है ये है वायुमंडल की वजह से। तो इसका पूरा नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सवाल सिर्फ आपसे इतना आएगा कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो आप कह देना भैया जी तारों का टिमटिमाना आधारित है वायुमंडलीय अपवर्तन पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। बोलो भाई, इतनी सी बात खेलोगे, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना। आपको ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं समझ में आई, मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रख लो, जिनको समझ में आई मजा आया होगा समझ के। क्लियर है? एक बार बताएंगे, फिर मैं आपको ये दूसरी वाली घटना समझाऊं ये क्या है। बिल्कुल सीजीएल इससे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एनटीपीसी के लिए कोर्स है, उसमें जनरल साइंस जीके में आते हैं। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो अमित। जनरल साइंस जीके में आने का मतलब ये होता है जहां साइंस का अलग से सिलेबस ना दिया हो। जीके में वहां आती है जनरल साइंस, जहां साइंस, जहां साइंस का सिलेबस ना हो, जहां साइंस का प्रॉपर सिलेबस दिया होता है वहां इसको हम जीके में नहीं इंक्लूड करेंगे। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस स्पेशल पूछी जाती है, ये बात याद रखो। चलो भैया, मुझे याद हो गया। अब सुनो, एक दूसरी घटना सुनो इससे संबंधित। देखो, ये धरती माता है, यहाँ हम रह रहे हैं। अब सावन का महीना चला हुआ है, आज तो दिन भी सोमवार है। तो लड़कियां तो व्रत रखती हैं, लड़के भी रखते हैं। और सोमवार का व्रत तो बताया आपको भाई किस लिए रखा जाता है, सबकी एक उम्मीद है। तो ये तो लड़के की तस्वीर है। अब यहाँ ये लड़का बेचारा हाथ में लोटा लेके शिव जी की पूजा करके और सूर्य भगवान के निकलने के वेट कर रहा है कि जैसे ही सूर्य महाराज निकलेंगे मैं जल अर्पित कर दूंगा। अब एक बात देखो, जैसे पृथ्वी गोल है तो सूर्य आपको छिपता हुआ नजर आता है, हालांकि वो छिपता तो कहीं नहीं है भाई। जब वो ऐसे घूम जाएगा तो यहाँ खड़े हुए व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं सूर्य। यानी कि यहाँ अगर कोई आदमी खड़ा है और सूर्य यहाँ से ऐसे जाएगा तो उसको एक निश्चित समय के बाद वो दिखना बंद हो जाएगा, एक निश्चित जगह के बाद। उस लाइन को बोलते हैं हम हॉराइजन, यानी क्षितिज। आपने ज्योग्राफी में अवश्य पढ़ा होगा। तो ये वो लाइन है क्षितिज, यहाँ से ये है हॉराइजन, क्षितिज। और क्षितिज के बाद आपको सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। अब देखिए, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सीधा देखता रहूंगा और जैसे ही सूर्य महाराज आएंगे मैं तुरंत जल अर्पित कर दूंगा, ठीक। लेकिन क्या होगा कि आपकी आंखों से रोशनी निकलेगी और वैसे ही देखो, यहाँ की हवा होगी, जो सूर्य के पास की हवा होगी गर्म, और नजदीक दूर की हवा होगी ठंडी। तो फिर से वही जो आपके आंखों से निकलने वाली रोशनी है ना, वो अपने रास्ते से हट जाएगी। आप तो चाहते हैं कि मैं यहाँ देखूं, लेकिन आपको चीज कहाँ की दिखेगी? यहाँ की। अच्छा जी, सूर्य को यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी लगते 2 मिनट। आप तो यहाँ देख रहे हैं लेकिन दिख आपको यहाँ का रहा है। तो कहा जाता है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिख जाता है और छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय होने से अग्र दिखता है, पहले दिखता है। विलंबित सूर्यास्त, छिपने के बाद तक दिखाई देता है। इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली सनराइज, यानी सन राइज होने से अर्ली यानी पहले दिखता है। और ये डिलेड सनसेट, सेट होने के डिले तक दिखता रहता है, देर तक दिखता रहता है। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि अग्रिम सूर्य उदय और विलंबित सूर्य अस्त, यानी कि अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, ये किस घटना के उदाहरण हैं? तो आप कहोगे भैया जी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बताएंगे जी, क्या आपको समझ में आ गया? आपने नोट कर लिया? सिर्फ आपको ये दो बातें याद रखनी है, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्य उदय, विलंबित सूर्यास्त,
वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। हल्की सी समस्या पता है क्या आएगी, मुझे नहीं लगता इसको समझने में कोई समस्या आ रही होगी, तो बड़ी आसान चीज़ है। समस्या आएगी, देखो सूर्य से रिलेटेड दो घटनाएं हो गई। एक तो सूर्य का लाल दिखना, वो किसके कारण है, फैलाव के कारण, प्रकाश के, यानी स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। और एक है आपकी घटना कि सूर्य का अग्रिम और डिलेड दिखना। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग है, इनको मिक्स मत कर देना बस। तो जरा बताएंगे कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया और सभी का नोट हो गया। अब पूरे चैप्टर की लास्ट घटना पे चलते हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है आपके चैप्टर की लास्ट घटना, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आपने देखा होगा कि जून जुलाई के महीनों में ना, सड़कों पे आपको ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। जो प्लेन सड़क हो, जैसे हाईवे हो, बहुत दूरी पे आपको ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। देखो यहाँ लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी नहीं भरा होता है। ये होती है चमक। इसकी चमक है रोशनी की, वाइट लाइट की, सूर्य के प्रकाश की। क्यों, सुनो। हर दिन क्यों नहीं होती है, सुनो। जून जुलाई के महीनों में एक विशेष स्थिति बनती है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्यों होती है वो। स्थिति ये बनती है कि जैसे ही प्रकाश आया, देखो बाकी महीनों में तो क्या होता है, प्रकाश आया, टकराया, परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, भाई इसमें अंदर तो जाएगा नहीं कहीं। लेकिन उन दिनों में क्या होता है कि वो टकराने के बाद ना ऊपर नहीं जा पाता, सड़क पे वहीं की वहीं दूसरी जगह टकराएगा, फिर तीसरी जगह टकराएगा, फिर चौथी जगह। यानी कि जून जुलाई के महीनों में विशेष स्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश वहीं वहीं टकराता रहेगा। अब सोचो ना, अगर सूर्य का प्रकाश एक ही जगह बार बार टकराएगा तो क्या उत्पन्न होगी, डेफिनेटली चमक उत्पन्न होगी, डेफिनेटली शाइनिंग बनेगी। और वो चमक ही आपको ऐसा लगता है जैसे पानी डला हुआ है। और इस घटना को विज्ञान की भाषा में या शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं मरीचिका। इस घटना को बोलते हैं मरीचिका, यानी कि मिराज इंग्लिश में। सवाल आएगा मरीचिका किस घटना पर आधारित है, तो आप कहेंगे देखो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस बात का क्या मतलब है, पूर्ण माने पूरा का पूरा, आंतरिक माने अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है। पूरे के पूरे प्रकाश का अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है, टोटल लाइट का इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इस घटना पर आधारित है मरीचिका यानी कि मिराज। आई बात समझ में। आपने इसको सुना होगा मृग मरीचिका से। मृग मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में भी ऐसे ही लगता है कि बहुत दूर पानी भरा है। बेचारे जो हिरण होते हैं ना, मृग, वो बेचारे वहां तक दौड़े जाते हैं, जानवर और भी दौड़े जाते हैं, फिर उनको दिखता है वहां कुछ नहीं है, फिर उतनी दूरी पे पानी दिखता है, फिर उसके बाद उतनी दूरी पे दिखता है, वो बेचारे ऐसे ही कर करके दम तोड़ देते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। चलो, उसके बाद देखिए हीरे की चमक। सवाल आएगा हीरे की चमक का क्या कारण है, तो आप कहेंगे भैया हीरे की चमक यानी कि शाइनिंग ऑफ डायमंड, इसका भी कारण आपका यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि हीरे की तो अंदर की स्ट्रक्चर जो होती है, अंदर की बनावट जो है वो विशेष है, यही इसकी खासियत है। उसके स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी, अंदर की बनावट जो ऐसी है कि अगर इसमें एक बार लाइट चली गई ना, ये क्यों है, बनावट कैसी है, उस पर नहीं जाना, आप इतना याद रखो, ये खास बनावट होती है बस। इसमें क्या होगा कि लाइट एक बार अंदर से बाहर से अंदर चली गई ना, तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, बार 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 अंदर ही टकराती रहेगी। और क्या बनेगी, चमक। तभी तो हीरे की चमक ज्यादा होती है किसी से भी। हर किसी में तो टकराएगी लौट जाएगी, एक बार की टक्कर से जितनी चमक बनेगी बनेगी, लेकिन इसमें बहुत बार होती है, तो इसका कारण भी यही हो जाएगा। तीसरी घटना होती है आपकी प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो शायद इसे देख के आपको ऑप्टिकल फाइबर समझ में ना आए, मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर,
ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, कभी आपने इस तरह की केबल्स तो सबने देखे होंगे, है ना? ये देख लो, ये इंटरनेट की केबल्स होती हैं जनरली। आपने इसको बहुत जगह यूज़ होते हुए देखा होगा, इंटरनेट में यूज़ होते हुए देखा होगा, अपने डिश टीवी में यूज़ होते हुए देखा होगा। इनका काम क्या है? देखो, आप जो अपने फ़ोन में क्लास ले रहे होंगे इंटरनेट की मदद से, ये वाईफाई की मदद से आता है, यानी तरंगों की फॉर्म में आ रहा है। या तो आपने अपने घर में वाईफाई लगवा रखा है, या आपके आसपास कहीं टावर होगा, टावर से किरणों की फॉर्म में आती हैं सिग्नल, और आपके फ़ोन में उसकी इमेज बन जाती है। क्या कभी आपने इंटरनेट तार की मदद से चलते हुए देखा है? अगर हाँ, तो वो यही तार होते हैं। क्या आपने कभी छतरी से, जो डिश टीवी की छतरी लगी होती है छत पे, उससे एक तार आता हुआ देखा होगा, जो डिश टीवी के बॉक्स में लगता है? उसको कभी खोल के देखना, उसमें एक बहुत बारीक सा तार होता है। पहले तो वो बहुत सारी चीज़ों से लिपटा हुआ होता है, फिर वो बहुत बारीक सा तार आपको दिखेगा। ये होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। भैया, क्या काम होता है ऑप्टिकल फाइबर का? देखो, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर ना लेके कोई साधारण तार लेते हो, पता है आपको कि इंटरनेट कहाँ कहाँ से आता है? जो तार वाला होता है, ये विदेशों से आता है, बहुत दूर दूर से आता है। इसके तार समुद्रों में बिछे होते हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली दिल्ली तक की केबल बिछी होती है। ये पूरे समुद्र में बिछी होती है, पूरी पूरी नीचे। कभी सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगी। अच्छा, इसका कारण मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको, कि रिलायंस इतना इंटरनेट सस्ता क्यों दे देता है, बाकी कंपनियां क्यों नहीं देती, पता है? क्योंकि रिलायंस के पास वो जो तार बिछे हुए हैं ना, लाने ले जाने वाले, वो सारे अपने हैं। और बाकी जो कंपनियां हैं ना, वो उससे किराए पे लेती हैं। तो जिसकी जो अपनी चीज़ है, वो तो मनमर्जी उसका दाम रखे, लेकिन जिसको किराया देना पड़ रहा है, तो कम से कम वो किराए से अपना मुनाफा तो जोड़ के लेगी लेगी। तो ये केबल्स हो, अब मान लो ये नॉर्मल केबल है, हमने इसमें सिग्नल भेजा। अब होगा क्या कि सिग्नल इससे टकराएगा, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ इससे पार निकल जाएगा। ये तो हमारे लिए वेस्टेज हो गई। भाई, मान के चलो, मैंने जैसे मैंने बोला हरीश, ये जानकारी कैसे जा रही है आप तक? सिग्नल की फॉर्म में ही तो जा रही है। अगर इसमें से कुछ भी घटा, तो आपको हरीश पूरा नहीं सुनाई देगा। कभी कभी आपने देखा होगा, आवाज़ में डिस्टरबेंस होता भी है। वो क्यों होता है? क्योंकि सिग्नल का बीच में कहीं ड्रॉप हो जाता है। अगर सिग्नल इस तरह से ड्रॉप हुआ, फिर मान लो यहाँ से ये वापस तार में गया, कुछ फिर से बाहर निकल गया, मतलब यहाँ तक हमें जो सिग्नल मिला, एक सेकेंड, यहाँ तक मान लो हमें जो सिग्नल मिला, वो इतना सिग्नल मिला, ये तो लॉस हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का तार बनाते हैं। यही होता है ऑप्टिकल फाइबर, यही होता है प्रकाशिक तंतु। इसकी बनावट ही ऐसी होती है। हमें उसमें नहीं जाना कि बनावट कैसी होती है, हमें सिर्फ ये देख सोचना है, समझना है, पढ़ना है। इसकी खास बनावट होती है, और उस बनावट के कारण इसमें से सिग्नल जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, पूरा का पूरा अंदर ही अंदर परावर्तित होता है। टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहता है, पूरा का पूरा अंदर ही परावर्तित रहता है। इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। आपसे सवाल आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो अगर आपको ये छठी घटना के बनने वाले तीनों पॉइंट समझ में आ गए हों, तो मैं कह सकता हूं कि इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का द एंड, और इसके साथ ही पूरे सिलेबस का द एंड हो गया। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं अपनी बातें 2-4 मिनट में रखूं। कुछ ऐसी बातें जैसी मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप सभी के बीच रखूं अपनी, ताकि पढ़ाई के अलावा कुछ हमारे कुछ हो सकता है ऐसी बातें जो मेरे पर्सनल अनुभव की हों, क्योंकि मैं जब भी कुछ बोल रहा होता हूँ ना, तो वो मेरा अपने ज़िंदगी का बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं क्यों मानता हूँ कि वो आपके काम की हैं? कभी ना कभी आपने देखा भी होगा कि वो बहुत सारी बातें, तो ऐसा लगता होगा आप में से बहुत सारे बहन भाइयों को, जैसे हमारी बातें चल रही हों, जैसे मेरी बातें चल रही हों, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड रही है ना, और जिस रास्ते से आप होके गुजर रहे हैं, वो बैकग्राउंड और वो रास्ते मैंने बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं। इसलिए मेरी बातें शायद ऐसी हों कि जो आपसे मिल-जुल जाती हैं। चलो, सब कुछ ठीक है। तो देखो भई, फिर से मैं तो वही कहूँगा आपसे, हमेशा मैं एक बात कहता ही आया हूँ कि बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई-लिखाई करते रहो। एक समय हमें मिला है, ये समय हमेशा नहीं रहने वाला है। इस समय की बहुत कद्र करो। देखो, एक बार को पैसा, आप में से बहुत सारे मेरे बहन-भाई ऐसे होंगे जिनके घर परिवार अच्छे हैं, भगवान करे अच्छे ही रहें, उनके पास सपोर्ट है पैसे की। बहुत सारों के पास नहीं है, लेकिन वो चलो कैसे ना कैसे करके जुटा लेते होंगे। लेकिन सबसे पहली बात कहूँगा मैं, समय की कद्र करो।
समय सबको बराबर मिलता है, पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। रात के 12 बजे हर व्यक्ति की खाते में 24 सिक्के गिरते हैं, वो 24 घंटे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उन सिक्कों को किस चीज़ को खरीदने में लगाना है, किस चीज़ पर इन्वेस्ट करने में लगाना है। बहुत सारे लोग जहाँ उन सिक्कों को इंस्टाग्राम पर रील देखने में लगाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ शराब जुआ खेलने में लगाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, गप्पे मारने में लगाते हैं, पूरा पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। बहुत सारे लोग तो जैसे कोई काम करने जा रहा है ना, तो वो बोलेगा अरे अरे यार वहाँ तक चल रहे हैं, चला जा, शाम तक आ जाएंगे, तो वो उसके साथ ही बैठ के चल देगा, उसको समय की कोई कदर नहीं है। लेकिन आशा करता हूँ कि आप सभी तो ऐसे हैं कि जो उन सिक्कों को डेफिनेटली अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर घंटे आप एक सिक्का दे रहे हैं किसी को, और वो सिक्का है समय। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, खैर आप सभी तो हैं ऐसे, आपको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि निश्चित तौर पर आप उस सिक्कों को अपने अच्छे खासे समय में लगा रहे होंगे। दूसरा देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे जैसे मेरे बहन भाई कहते रहते हैं कि भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन बता दो, शायरी बोल दो। तो आप सभी ने देखा कि मैंने कभी शायरियों की हेल्प नहीं ली, क्योंकि अगर मैं आपसे आज पूछूं कि अगर किसी अध्यापक ने किसी क्लास में 10 दिन पहले आपको कोई शायरी सुनाई थी जिससे सुनकर आपको ये लगा हो, खून बिल्कुल उबाल में आ गया हो, अब तो मैं दुनिया को चीर दूंगा, सबको सबक सिखा दूंगा, ज़रा बताइए कि आपको आज वो शायरी याद भी है? नहीं ना? अगर शायरी ही याद नहीं है तो उस शायरी से मिलने वाला मोटिवेशन तो 2 घंटे में ख़त्म हो गया होगा। तो शायरियों का मोटिवेशन या लाइंस का मोटिवेशन ये लंबे समय तक नहीं टिकता है। सिर्फ आप अगर सफलता पा सकते हैं और आपको मोटिवेशन चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि वो हमेशा आपके अंदर से आता है। इंटरनली मोटिवेशन आपको लंबे समय तक टिका के रखेगा। और इंटरनल मोटिवेशन में मैं तो कहता हूँ हमारी जो स्थितियाँ होती हैं ना, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, हमारी कह रहा हूँ, अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ। हम, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से निकला हूँ। हमारी जो स्थितियाँ होती हैं ना, हमारा परिवार होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, मतलब मैं मानता हूँ इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। और मैंने तो हमेशा ज़िंदगी में ना ऐसी ही बातों से मोटिवेशन लिया कि जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, हम तो 4 बहन भाई थे। मतलब ऐसी घटनाएँ होती हैं यार, सुन के भी ये लगता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो हमारे जब हमारे एडमिशन्स होते थे, अगली क्लास में प्रमोट हम होते थे, तो हमारे लिए ड्रेस आनी होती थी, जूते आने होते थे, बैग आने होते थे, किताबें आनी होती थी। तो एक बड़ा शौक होता है बच्चे को कि उसकी ड्रेस आएँगी, किताबें आएँगी, जूते आएँगे। तो चूँकि हम 4 बहन-भाई थे और लगभग जैसे हर एक में 1-1, 2-2 साल का अंतर था, तो सभी लगभग एक एक से एक-एक अगली क्लासेस में थे। तो एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। मेरे पिताजी की कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, लेकिन भई स्कूल की अगर फ़ीस देनी है या ये देना हो, स्कूल की पढ़ाई पे खर्च करना हो, तो माता-पिता होते ही ऐसे हैं कि वो कुछ सोचते नहीं हैं। तो उनको जितनी भी सैलरी मिलती थी, वो उसे लेके चले जाते थे दुकान पे। और हमेशा मैंने ये चीज़ पाई कि जब वो सारा सब कुछ बँधवा लिया करते थे, तो उनके जो पैसे होते थे ना हमेशा पॉकेट के, वो कम पड़ जाया करते थे। मैंने हमेशा इस चीज़ को देखा कि पॉकेट के पैसे हमेशा कम पड़ते थे। और देखो दुकानदार ना कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति उसको कम पैसे दे, या उधार नाम की चीज़ कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन एक मजबूरी भी बन जाती है। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि दुकानदार से इनको ना लिख लेना। तो कभी शायद मुझे नहीं पता मेरे भाई-बहनों ने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हो, ना किया हो। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को। अवश्य ही आप सभी के साथ ये सिचुएशन बचपन से रही होंगी और आज भी ऐसी ही सिचुएशंस होंगी कि कभी भी हमारे माँ-बाप के पास ना किसी चीज़ को खरीदने के लिए पूरे पैसे कभी नहीं होते। उन बेचारों को हमेशा उधार में ही काम चलाना पड़ता है। और तो मैं उस समय पे खड़ा हूँ, अब अपनी तो वो कभी बात ही नहीं करते, अपने लिए कुछ नहीं खरीदना उनको। देखेंगे जब खरीदा जाएगा, जब उनको अगर पैसे बच जाएँगे कभी तो आ जाएँगे, नहीं तो कुछ भी नहीं खरीदते वो कभी भी, सिर्फ़ हमारे लिए खरीदने में। और मैं देखा करता था कि मेरे पिताजी मजबूर होके उसको बोलते थे दुकानदार को, तो वो दुकानदार बड़े गुस्साए से शब्दों में कहता था कि आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने क्यों खरीद लिया? ऐसा एक बार का किस्सा नहीं है, हर बार का है, क्योंकि उन परिस्थितियों में कुछ बदलाव भी नहीं किया जा सकता था। करते क्या भाई? काम तो सारे करने ही हैं, ऐसे सुन-सुन के ही करने हैं। आज इसकी सुन रहे हैं, कल को खाद वाले से खाद उठा लाए, खेतों में लगा दिया, फसल लहला गई, उस फसल के भरोसे कि खाद का पैसा चुका देंगे, लेकिन 1 दिन पहले बारिश हो गई। अरे दुनिया अपने खजाने को तालों में रख सकती है, किसान कैसे रख ले? किसान का खजाना तो फैला पड़ा रहता है। बारिश पड़ गई, सब खत्म हो गया। कहाँ से लाएँ पैसा? भैया जिसका है, आपने देखा होगा ना आपके आस-पास के जो लोकल के दुकानदार होंगे, वो सुबह-सुबह और आते हैं तगादा करने के लिए, ताकि सब लोग घर पे मिल जाएँ। पिताजी अपने ड्यूटी थी, एक प्राइवेट नौकरी थी, उस पर सुबह-सुबह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आके वहाँ बैठ गए। पता नहीं, मैं था ऐसा शुरू से, इतना संवेदनशील मैं था कि मैं इन सब चीज़ों को समझता था।
मेरे भाई बहनों को शायद कोई परवाह ना हो, लेकिन मुझे हमेशा से इन चीज़ों की परवाह थी कि ये व्यक्ति आया है और मेरे पिताजी इससे परेशान होंगे। हालाँकि कभी मेरे पिताजी ने वो शिकन अपने चेहरे पे ना आने दी हो। और मैं अपने पिताजी नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबके पिताजी कह रहा हूँ, आप सबकी माताएँ मैं कह रहा हूँ, जिनसे माताजी कभी बहन को देने के लिए साड़ी खरीद लेती हैं उधार, लेकिन पैसे समय पे नहीं चुकता कर पाती हैं। वो पिताजी से माँगती हैं, लेकिन पिताजी के पास होते ही नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशंस हम सबके परिवार में हमेशा रही होंगी। और पता है, बहुत सारी समस्याएँ तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें इंसान सॉल्व कर सकता है एक समय पे, लेकिन बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जिन्हें तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ, आज आप अगर इन समस्याओं से घिरे हो, मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है यार। देखिए, मैं आपको अपनी थोड़ी-सी बात बताऊँगा कि मैंने 10th में अपना स्कूल टॉप किया, 12th में अपना स्कूल टॉप किया, ग्रेजुएशन में अपना स्कूल टॉप किया और मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की। आज भी मैं जिस पोस्ट पे हूँ, यहाँ ऑल इंडिया खाली 11 वैकेंसीज़ थी, इन पे मैं सेलेक्टेड हूँ। मैं ये कभी नहीं मानता कि मैं इतना अच्छा कर गया क्योंकि इसमें मेरा कुछ था। मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले हमेशा अपने माता-पिता, गुरु, ऊपर वाले को देता हूँ। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इसमें मानता हूँ कि मैंने माता-पिता को हमेशा ध्यान में रखा। मैंने बीटेक भी करी, ग्रेजुएशन भी करी और बीटेक में आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि जो दारू, शराब, सिगरेट ये सब नहीं पीता, खाता होगा। मैंने आज तक कुछ नहीं छुआ। आज भी मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ सब लोग पार्टीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं। हम जैसे मेरे जैसे हालाँकि बहुत ही कम हैं, 10% हैं, कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए हुए अलग खड़े रहते हैं। तो सिर्फ़ किस लिए? सिर्फ़ मैंने हमेशा अपने कर्मों में अपने माता-पिता को ध्यान में रखा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो आप अपने हर एक एक्शन में माता-पिता को ध्यान में रखिए कि आज जो आप कर रहे हैं, इसका जो परिणाम होगा, उससे मेरे माता-पिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सिर्फ़ ये मान लें ना कि मुझे अपने माता-पिता को हमेशा खुश देखना है, मैं वादा करता हूँ कि ना तो आप कभी गलत रास्ते पर बढ़ेंगे और अपने जीवन में आप उन ऊँचाइयों को छू जाएँगे, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, हमेशा आपको उससे ज़्यादा ऊँचाइयाँ मिलेंगी। तो भाई, हमेशा अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। कभी-कभी आप तैयारी करेंगे, तो जीवन में बहुत सारे पल ऐसे आएँगे जब आपको लगेगा यार मेरा तो हो ही नहीं पा रहा या मेरा हो ही नहीं सकता। देखो, मैं फिर से एक छोटी-सी बात बताऊँगा, मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने तकरीबन 50 के आस-पास एग्ज़ाम्स दिए होंगे क्योंकि मेरे ना फ़ील्ड में वैकेंसीज़ बहुत कम होती थी। किसी में 4 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 11 हैं। ये मानो 50 वैकेंसीज़ पे मैंने मतलब 50 फ़ॉर्म भर के 50 एग्ज़ाम देके तकरीबन मैंने बस 2000 वैकेंसीज़ पे एग्ज़ाम दिया होगा। तो थोड़ा इस वजह से भी मुझे तो टाइम लगा। 6 साल मेरे संघर्ष रहा था, तैयारी रही थी और उसमें मैंने बहुत उतराव-चढ़ाव देखे। कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी डॉक्यूमेंट्स में, कभी मेरिट में, कभी हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन में, कहीं न कहीं मैं बाहर होता रहा। तो मैंने उसमें एक चीज़ सीखी कि अगर आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है ना कि मुझे यही चाहिए, मैं इसको लेके रहूँगा, तो डेफ़िनेटली आप एक दिन लेके आ जाएँगे उसको। बस आपको लगातार बने रहना है। हिम्मत मत हार जाना। बहुत बार ऐसा लगेगा आप टूट चुके होंगे, इतना टूट जाओगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टूटा हुआ इंसान आज मैं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे भी ज़्यादा टूटे हुए लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया है और आप भी अच्छा करेंगे। तो मेरी सभी भाई-बहनों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने समय को सही जगह पे लगाइए, अपने सारे दिन को उन कामों पे लगाइए जिनसे आपका भविष्य सुधरता हो। अपने माँ-बाप, अपने परिवार, अपने स्थितियों को हमेशा ध्यान में रखिए, इस तरह से एक्शंस लीजिए। तो आप सभी का साथ एकदम बहुत अच्छा रहा। जब मैंने शुरुआत में ये बैच लिया था, तो मुझे लगता था कि आप सभी ने भौतिक विज्ञान उतने अच्छे से नहीं पढ़ी और जो कि बिल्कुल सही भी है, शायद आपने ना पढ़ी हो, ना कभी इंटरेस्ट लिया हो, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार से, सहयोग से, आपके सीखने की ललक से हमने इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से गुजारा। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और जो प्यार आप सभी का मिला, ब्लेसिंग्स आप सभी की मिली, उनका तो ख़ैर शब्दों में कोई मोल ही नहीं है, ना मेरे पास कोई शब्द हैं। बस मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे लगातार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ रहूँगा। मेरी पूरी संभव कोशिश रहेगी कि अगर आप मुझसे किसी भी स्तर पे कुछ भी बात पूछते हैं, तो मैं उसका जवाब आप तक अवश्य पहुँचाऊँ। बाकी हम सब लोग हमेशा एक-दूसरे से तो जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं फिर कभी, फिर किसी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भगवान आप सभी को खुश रखें।